अब देखिए, अब हर कोई जय भीम बोल रहा है और अब जनता को ये शिनाख्त करनी पड़ेगी, पहचान करनी पड़ेगी कि असली अम्बेडकरवादी कौन है। और मुझे लगता है कि अम्बेडकरवादी लोग ही इस देश को बचा सकते हैं, वही लोग संविधान को सुरक्षित कर सकते हैं। और केजरीवाल अपनी योजनाओं पर, फ्री वाले योजना पर ही वोट ले रहे हैं, लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा, अगर ऐसे नेता को, कोई भी नेता जो भी फ्री काम कर रहा है, फ्री चीज़ें दे रहा है, तो आप समझो आपके बच्चे क्या करेंगे। आप फ्री के पानी ले लोगे, बिजली ले लोगे, लेकिन बच्चे आगे क्या करेंगे, वो बड़ा सवाल है। दिल्ली का जो मुस्लिम समाज है वो क्या सोचता है, इस बार क्या सोच रहा है? क्योंकि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए वो केजरीवाल को एकमुश्त वोट देते आए हैं। तो क्या यही क्राइटेरिया रहने वाला है कि एकमुश्त वोट जो है वो बिखरना नहीं चाहिए, केजरीवाल को दे दिया जाए ताकि बीजेपी जो है वो कहीं जीत ना जाए, वोट ना बढ़ जाए आपस में कहीं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो मुस्लिम समाज है उसके लिए यही कहूँगा, मुस्लिम समाज अभी किसी का नहीं हुआ। ना तो इस देश में कोई मुस्लिम नेता पैदा हुआ और ना ही जो मुसलमान वोटर है वो किसी को एक नेता मान पाया। तो मुसलमान वोटर कांग्रेस के साथ भी है, कुछ आंशिक रूप से बीजेपी के साथ भी हैं, बीएसपी के साथ भी, एसपी के साथ भी, आम आदमी पार्टी के साथ। दिल्ली में बताइए। दिल्ली में देखिए, केजरीवाल के साथ वो रहता है आमतौर पे, क्योंकि कांग्रेस यहाँ कमज़ोर हुई है, इसलिए। केजरीवाल उनके साथ नहीं रहते। ताहिर वाला मामला आपको मालूम है। आप कुछ सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। आपने जो ये रैली देखी, आपको क्या मीटर कर रहे हो इस रैली को लेके, आप क्या देखते हो, क्या ये कन्वर्ट हो पाएंगे वोटर में? देखिए, बीएसपी का यहाँ 14% वोट रहा है और अगर इसी तरह की गतिविधियाँ लगातार चलें तो दिल्ली के सेलेक्टेड सीट ऐसी हैं जहाँ पर बीएसपी को अच्छा वोट मिलता आया है और वहाँ बसपा पहले की तरह अच्छा वोट ले सकती है। गोकुलपुर की बसपा सीट जीती थी, चौधरी सुरेंद्र कुमार जो थे वो बसपा के विधायक बने थे, फिर वो बीच में बीजेपी में गए, फिर वो आम आदमी पार्टी में वर्तमान विधायक हैं। ऐसे ही बहुत सारे नेता जो हैं जो बसपा ने पैदा किए वो अन्य पार्टियों में आज विधायक बने हुए हैं। लेकिन आज की जो भीड़ है मैं जो देख रहा हूँ और जिस तरह का जो लोगों का मूड है, अगर इसका मोमेंटम बनाया गया चुनाव तक और प्रदेश स्तर से काम लगातार किए गए, अखबारों में खबरें आईं, लगातार जनता और मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस तरह के जनता के मुद्दों पर केजरीवाल को एक्सपोज किया गया, बीजेपी को एक्सपोज किया गया, तो बसपा के वोट में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। हम लोग तो प्लान करके दिल्ली आए, दिल्ली को ऐसे ही ऊपर तौर से देख रहे हैं। आप तो दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली के वोटर्स का मिजाज आप कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं दिल्ली वाला हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। अच्छा। एक बात जो उसने कही है। अच्छा, बर्बाद कर दिया, उसे कैसे प्रूफ करोगे? मैं बताता हूँ आपको। आप चलिए अभी गली मोहल्लों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक को देखिए आप। ठीक है। जो ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वो सब झूठ है। और जो रही बात स्कूलों की, स्कूलों में आपको पता है कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल तक के पद भी खाली पड़े हुए हैं। अच्छा। टीचरों को जो है एडहॉक भर्ती किया जा रहा है, यानी कि उनको कच्चा कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती किया जा रहा है। और दिल्ली के समस्त जो युवा हैं उनका भविष्य बर्बाद कर दिया, पक्की नौकरियां निकालना बंद। देखो, मैं आपको गिनवा देता हूँ, चलो आपने बोल ही दिया है तो। डीटीसी मार्शल, उसके अलावा सिविल डिफेंस, उसके अलावा जो अस्पतालों में नर्सिंग ऑर्डरली होते हैं, एनओ जिनको बोलते हैं हम, और उसके अलावा आपके ये जो सफाई कर्मी हैं हर विभाग के, केवल एमसीडी के नहीं, हर विभाग में सफाई कर्मी होते हैं, पीडब्ल्यूडी से लेके स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मी, और इसके अलावा आईटी असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट और टीचर, ऐसे कुल मिला के 15 लाख के आसपास अस्थायी कर्मी हैं जिनको एक मुश्त 15 से लेके 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है और उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। डीटीसी कंडक्टर, उन्हें भूल गया मैं, डीटीसी कंडक्टर और डीटीसी के ड्राइवर भी कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। तो जो नौकरियां आरक्षण के आधार पे निकलनी चाहिए थी, अगर ये पक्की नौकरियां निकलती तो इसमें 15 प्लस 7.5% का आरक्षण होता है SC ST का, फिर OBC का आरक्षण होता, लेकिन इसमें बंदरबाट चल रही है और इसमें पूरी तरह से जो अनुसूचित जाति जनजाति और OBC का भी जो हक है वो मारा जा रहा है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं, क्या केजरीवाल इस बार आउट हो जाएंगे? नहीं, केजरीवाल का ग्राफ पूरी तरह से डाउन है, लेकिन दिक्कत यही है कि केजरीवाल की लड़ाई जो सीधी मीडिया में दिखाई जा रही है ना, वो दिखाई जा रही है बीजेपी से, और वो खुद भी आपस में लड़ रहे हैं बीजेपी से। वो चाहते हैं कि बाइनरी बने बीजेपी और बनाम केजरीवाल की, तो दोनों ही एक दूसरे को, अभी मोदी जी ने रैली में कहा कि आप नहीं आपदा है, तो केजरीवाल साहब ने, तो उनकी राजनीति बहुत तेज चल रही है। अच्छा। बहुत तेज, कांग्रेस नहीं पकड़ पा रही। बीएसपी को किस तरह की राजनीति करे कि आगे जाए? यूपी में थोड़ा सा ग्राफ गिरा, आप देख रहे हैं, एक विधायक ही बचा हुआ है। बीएसपी क्या करे? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, लाखों करोड़ों लोगों का सवाल यही। देखो, एक तो ये है, एक तो ये है कि बीएसपी की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। जब उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में भी 14% वोट आया, बल्कि अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे जगह जगह वोट का प्रतिशत बढ़ा था।
तो अगर यूपी में 27 में बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो अन्य राज्यों में इसका फर्क पड़ेगा। दिल्ली में बसपा ये कर सकती है कि जितना सक्रिय 24 घंटे की राजनीति है, 24 घंटे की राजनीति है। कितनी रैली हो जाए अब? मेरे हिसाब से रैलियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। देश पूरे दिल्ली के अंदर केजरीवाल का पुतला फूकिए, शव यात्रा निकालिए, कुछ भी करिए, इसके झूठ को एक्सपोज करिए और जितना हो सके अपने वॉलंटियर्स को लगाइए काम पे और प्रदेश कार्यालय को सक्रिय करिए और मीडिया को साथ लीजिए। बिना बहन जी को रैली करना चाहिए। नहीं, बहन जी की रैली अंततः होंगी, बहन जी को रैली करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले दिल्ली को तैयार करना पड़ेगा और दिल्ली को 5 जोन में भी बांटा हुआ है। तो इन प्रभारियों का भी एक तरह से ये रिपोर्ट कार्ड चेक होगा कि कितना परफॉर्मेंस निकाल के लेके आते हैं। जो लोग बीएसपी से उम्मीद करते हैं, जो खासतौर से अम्बेडकरवादी हैं, जो लोग एक उम्मीद लगाए हुए हैं 12 के बाद यूपी में खास तौर से बहन जी के शासन को याद किया जाता है, क्या लगता है वही दौर फिर से आ जाएगा? अपने आप कुछ नहीं आता राजनीति में। राजनीति में अपने आप कुछ नहीं होता। राजनीति में बहुत ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। 27 में बसपा के लिए पूरी चुनौती है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए उसमें बसपा का परिणाम जो अच्छा नहीं आया है, उससे पहले भी 9% का वोट है। तो बसपा को यहाँ से अगर वापसी करनी है, तो दलित समाज की भी उतनी जिम्मेदारी है। केवल ये बसपा की कमी नहीं है, बसपा में तो कमियाँ हैं, प्रवक्ता भी नहीं है, हर मुद्दे पर सक्रिय नहीं होती। अभी अमित शाह वाले मुद्दे पर देश भर में जो एक प्रदर्शन किया, उसकी छाप पूरे देश पे छूटी है एक तरह से, और देश भर के अखबारों में आया, टीवी ने कवर किया, मीडिया ने कवर किया। वही टीवी चैनल जो कवर नहीं करते थे, वो जो 24 तारीख वाला धरना था बसपा का राष्ट्रीय व्यापी, उसे कवर किया। तो इस तरह के कार्यक्रम आपको रोजाना करने पड़ेंगे। राजनीति शाश्वत है। अभी हम यहाँ आप और मैं बैठे बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल साहब कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को कोस रहे होंगे और शाम को बीजेपी उन्हें कुछ कह देगी। तो इस जो बीएसपी में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है? नहीं, बसपा में तो केवल बहन जी करती है ना। तो यही एक चीज़ है जिसको बदलना पड़ेगा। जो 20 साल पुराने तौर तरीके हैं उससे बाहर आना पड़ेगा। 10-15 प्रेस प्रवक्ता हों आपके, जो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मतलब बहन जी के आदेश पर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बहन जी कितना करेंगी? पूरा देश देखना है, पूरे राज्य देखने हैं उनको। तो यही कारण है। और बीएसपी का पिछली बार 70,000 वोट था। अगर बसपा उस वोट को बढ़ाती है और कोई सीट कन्वर्ट होती है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कौन सी सीट आपको लग रही है फिलहाल? मैं कह नहीं सकता, अभी तो चुनाव ही शुरू हुआ है। अभी तो जैसे कोंडली भी एक ऐसी सीट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो पूर्वी इलाका है यहीं बसपा का वोट बैंक मौजूद है। बाकी दक्षिण में या उत्तर में इतना वोट है नहीं। कांशीराम जी भी 89-91 में चुनाव लड़ चुके हैं। कांशीराम साहब लड़ चुके और बहन जी त्रिलोकपुरी में रहती थी। हाँ, कांशीराम साहब ने चुनाव लड़ा था और दिल्ली के लोगों ने उनको निराश किया था। वो शायद तीसरे नंबर पे आया, जहाँ तक मुझे पता है। तो जीत पाए थे कभी? नहीं, वो नहीं जीते। वो लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़े थे। लेकिन दिल्ली 14% वोट, 2 विधायक, 5 सीटों पर सेकंड, और नगर निगम में 17 निगम पार्षद बसपा देख चुकी है। वो दौर जा चुका है। यहाँ से जो प्रियंका गौतम है कोंडली से, जो अभी भाजपा में ज्वाइन कर लिया, जिन्होंने यहाँ के लोग जानते होंगे प्रियंका गौतम को, वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी है। वो भी बसपा की ही पार्षद रह चुकी हैं और हो सकता है कि वो टिकट की दावेदारी में। यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा जी, कोई ऐसी समाज का उम्मीदवार बीजेपी में है और बीएसपी में है, तो वहाँ पे एससी वोटर किसे चुने? देखिए, जो वोटर कमल का वोटर है वो कमल को ही चुनेगा। अच्छा। एससी वोटर को तो बसपा को चुनना चाहिए कायदे से। ठीक है। लेकिन उस तरह से लगाव क्या पैदा कर पाई है बसपा अपने एससी वोटर के साथ? क्योंकि दिल्ली में बड़ी आबादी है एससी वोटर की। तो यही सवाल है कि आप जंतर मंतर पे मुद्दों को लेकर लगातार अगर संघर्ष करते होते तो फिर ये एक संबंध बना रहता। लेकिन अब भी कोई देर नहीं हुई है, चुनावों में ही सही, लेकिन कम से कम लगातार संघर्ष जारी रहना चाहिए। और मुझे लगता है आज की सभा जो है अच्छी शुरुआत है। चलिए, ये अच्छी शुरुआत है। वैभव जी को आपने सुना, और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।